हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 के एनसीईआरटी की साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्लास कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम क्लास 7 के एनसीईआरटी की साइंस की 4 क्लास दे चुके हैं। जिसने ना देखा हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूँ उसका अपडेट आपको टाइम पर मिल जाए। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का चैप्टर है आपका भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इससे पहले हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आपका पहला था पादपों में पोषण, दूसरा था प्राणियों में पोषण, तीसरा था ऊष्मा और चौथा था अम्ल, क्षारक और लवण। ये सभी चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कोई भी मैंने नहीं छोड़ा, सभी इंक्लूड किया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 5 अध्याय 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन कंप्लीट करेंगे। सीटेट सेकेंड पेपर देने वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट है, परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हो जाता है भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। आगे डिटेल में समझाया गया है कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। पदार्थ के आकार, अमाप को साइज भी कहते हैं, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। याद रखिएगा कि कौन कौन से गुण भौतिक गुण कहलाते हैं। जैसे पदार्थ का आकार हो गया, साइज हो गया, उसके पदार्थ का रंग क्या है और उसकी अवस्था क्या है, ये गुण क्या कहलाते हैं, आपके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण का परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए भौतिक परिवर्तन होते क्या है ये तो समझ में आ गया। आकार, साइज, रंग, रूप, अवस्था, ये सभी आपके भौतिक परिवर्तन हो जाते हैं। जब इसी में कोई परिवर्तन होता है, जैसे आकार छोटा बड़ा हो गया, साइज छोटा बड़ा हो गया, रंग बदल गया, अवस्था बदल गई, जब इसी में कोई परिवर्तन होता है तो वह उसी को कहते हैं भौतिक गुणों का परिवर्तन, और यही आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। मतलब जैसे किसी भी चीज के आकार में परिवर्तन हो गया, साइज में परिवर्तन, रंग में, तो इससे कोई नए चीज का निर्माण नहीं होता है। ये परिवर्तन क्या होता है आपका, उत्क्रमणीय होता है। नेक्स्ट देखेंगे रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। याद रखिएगा कि भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, एक या एक से अधिक नए पदार्थ बन जाते हैं। वह क्या कहलाता है आपका, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप ही बनते हैं। किसी अयस्क में से धातु का निष्कर्षण, जैसे लोहे से लोहे का निष्कर्षण, औषधियां, प्लास्टिक, अपमार्जक, डिटर्जेंट आदि उपयोगी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही बनाया जाता है। जितने भी देखिए नए पदार्थ बनाए जाते हैं वो सभी किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन द्वारा बनाए जाते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर ये उदाहरण भी जो है जैसे लौह अयस्क से लोहे का निष्कर्षण कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, और औषधियाँ, प्लास्टिक, अपमार्जक, ये जितने भी उपयोगी पदार्थ होते हैं किसके द्वारा बनाए जाते हैं, आपके रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। रासायनिक परिवर्तन से एक तो नए उत्पादों का निर्माण होता है, कुछ और घटनाएं भी यहाँ पर हो सकती हैं जो यहाँ पर पॉइंट वाइज दी गई हैं। जैसे फर्स्ट है ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त होना अथवा उनका निकलना। जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो उससे देखिए ऊष्मा निकल सकती है, प्रकाश निकल सकता है। मतलब ये नहीं कह रहा है कि सभी चीज निकल सकता है, किसी रासायनिक परिवर्तन में कुछ हो सकता है और किसी रासायनिक परिवर्तन में कुछ हो सकता है, या अन्य प्रकार की भी जो विकिरणें हैं वो निर्मुक्त हो सकती हैं। नेक्स्ट है ध्वनि का उत्पन्न होना। रासायनिक परिवर्तन से आपकी ध्वनि भी उत्पन्न हो सकती है। गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना। नए पदार्थ का निर्माण तो होता ही रासायनिक परिवर्तन से, नई गंध भी देखिए बन जाती है, गंध में परिवर्तन भी हो जाता है, रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, और कोई गैस भी बन जाती है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक परिवर्तन होता है तो उससे कोई गैस भी बन सकती है। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या हो सकता है वो पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पटाखे का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। ऐसा विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। तो ये देखिए जो दिवाली में आप लोग पटाखे जलाते हैं उसमें तरह तरह के प्रकाश उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ध्वनियाँ कितनी अजीब अजीब अलग अलग पटाखे उत्पन्न करते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें भी उत्पन्न होती हैं। तो ये भी क्या है आपका एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। और ये जो पटाखों से विभिन्न प्रकार की गैसें उत्पन्न होती हैं ये हमारे वायुमंडल को प्रदूषित भी करती हैं, बहुत ही हानिकारक होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वायुमंडल में ओजोन परत हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है।
सूर्य के प्रकाश में देखिए पराबैंगनी विकिरण होती है जो बहुत ही हानिकारक होती है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पर वायुमंडल में एक ओजोन नाम की परत है जो इस पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। जैसे इसमें आगे दिया भी हुआ है कि ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है। यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाती। ये जो ओजोन परत होती है ये पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है और ये जो पराबैंगनी विकिरण होती हैं बहुत ही हानिकारक होती हैं। इससे तरह तरह की बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट है देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अब लोहा तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा ही होगा, उसमें जंग भी लग जाता है, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। तो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो लोहे को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। यहाँ पर देखिए एक समीकरण दिया हुआ है, जंग लगने की प्रक्रिया है लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस जल। मतलब क्या हुआ कि लोहा जब वायु के संपर्क में आता है तो वायु से क्या किसके साथ संयोग करता है, ऑक्सीजन के साथ, और जल मिलकर, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, जंग को ही क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड या Fe2O3। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। मतलब जब ऑक्सीजन और जल से संपर्क करेगा लोहा तभी जंग लगेगा। ये दोनों ही स्थितियाँ इसके लिए अनिवार्य होती हैं। नेक्स्ट है लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है उन्हें ऑक्सीजन तथा जल दोनों के संपर्क में आने से बचाना चाहिए। इसका एक सरल उपाय है पेंट अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ाना। लोहे के जो दरवाजे होते हैं आपने देखा होगा उनमें लोग पेंट करवाते हैं। किस लिए करवाते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए। तो पेंट अथवा ग्रीस चढ़ाकर लोहे को जंग से बचाया जा सकता है जिससे वो ऑक्सीजन और जल दोनों के संपर्क में आने से बचेगा। नेक्स्ट पॉइंट है एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जिंक जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना। लोहे पर जिंक चढ़ाने का प्रक्रम यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो लोहे में जिंक चढ़ाने की प्रक्रम को ही गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अब गैल्वेनाइजेशन तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि इसी को यसद लेपन भी कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन को। आगे बढ़ेंगे। स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुएं मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगता। अब आजकल ज़्यादा ही स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है, इसमें कोई जंग नहीं लगता है, जंग वाली कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये देखिए बनाया किससे किससे जाता है, लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर। याद रखिएगा कि लोहे में क्या क्या मिलाकर, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज और कार्बन जैसी धातुओं को मिलाकर ये स्टेनलेस स्टील जो ज़्यादातर घरों में यूज होता है ये बनाया जाता है। इसमें जंग की कोई समस्या नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिस्टलीकरण। किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़ी अमाप के क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जाते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अगर किसी पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त करना है, शुद्ध और बड़ी माप के क्रिस्टल प्राप्त करना है, तो वो कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, उस पदार्थ के विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं और यही प्रक्रिया कहलाती है आपकी क्रिस्टलीकरण। भौतिक परिवर्तन जो है वो भी क्रिस्टलीकरण का एक उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है जो 7 मीटर से अधिक ऊंचा है। अब कुतुब मीनार आपकी कहाँ है, दिल्ली में है। इसी के पास में एक लौह स्तंभ है जो कितना ऊंचा है, 7 मीटर से अधिक ऊंचा है। इसका भार 6000 kg है। इसे 1600 वर्ष से भी पहले बनवाया गया था। इतने वर्षों में भी इस पर जंग नहीं लगी है। इसके जंग प्रतिरोधक गुण और इसके अमाप की वजह से विश्व भर में सभी भागों में वैज्ञानिकों के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। इससे यह जानकारी मिलती है कि अब से 1600 वर्ष पूर्व भारत में धातु प्रौद्योगिकी में कितना विकास हो चुका था। यहाँ पर देखिए ये भी पॉइंट आपका एनसीईआरटी की बुक से ही लिया गया है। तो उसमें एक लास्ट पॉइंट ये बताया गया था, इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है कि दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है जो 7 मीटर अधिक ऊंचा है। इसमें देखिए अभी तक जंग नहीं लगा। इसके जंग ना लगने का कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण किया। ये जो लौह स्तंभ है ये आपका 1600 वर्ष से भी अधिक पुराना है। तो इससे ये तो पता चलता है कि 1600 वर्ष पहले भी भारत में धातु प्रौद्योगिकी कितनी विकसित हो चुकी थी कि ये लोग ऐसी चीज़ बना देते थे कि उसमें जंग ही नहीं लगा। बताइए। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम में पूछने को पूछ भी सकता है कि कुतुब मीनार कहाँ है, तो दिल्ली में। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि लौह स्तंभ जो है ये कहाँ पर है, तो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास है। कितना ऊंचा है ये, तो 7 मीटर से अधिक ऊंचा है। इसका भार कितना है, तो 6000 किलोग्राम है और ये मतलब इसमें जंग नहीं लगा, जंगरोधी है। और इसका ये कब बनवाया गया था, तो ये 1600 वर्ष से भी पहले बनवाया गया था।
यहाँ से आपका चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।